आज की दुनिया इस कदर छोटी हो गई है, तमाम देश एक दूसरे से इस हद तक जुड़ गए हैं और टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया इसकी मेहरबानी से जिस वक्त दुनिया के दूसरे कोने में कुछ होता है, उसी वक्त उसी पल हम दूसरे कोने में बैठे हुए उसे देखते रहते हैं। उसके बारे में शायद सोचने वाले लोग सोचते भी हैं। अभी दुनिया के 3 अलग अलग देशों में 3 अलग अलग वजहों से बिल्कुल ही अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर है, आंदोलन चल रहे हैं। इसकी चर्चा करने की एक खास वजह है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार पहले थोड़ा सा इन देशों के बारे में बतलाना चाहता हूँ, वहाँ चल रहे जन आंदोलन के बारे में बतलाना चाहता हूँ। फिर शायद उससे हिंदुस्तान का कोई रिश्ता जुड़ सके तो जोड़ने की कोशिश करूँगा। पहला आंदोलन ईरान, जो कि एक कट्टर शिया देश है, एक धार्मिक राज है, वहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक अपने को कहता है ईरान। एक वक्त ईरान बहुत ही उदार देश था। शाह रजा पहलवी का वक्त कुछ लोगों को पढ़ा हुआ होगा। उस वक्त लड़कियों को, महिलाओं को पश्चिमी पोशाक में रहने की छूट रहती थी। बुर्का, हिजाब, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। उस वक्त के ईरान की तस्वीरें अभी तक सामने आती हैं कि ईरान एक वक्त ऐसा था जहां पर कि आज नैतिकता पुलिस चाबुक लेकर चलती है, छड़ी लेकर चलती है। सड़क पर अगर किसी महिला के हाथ भी जरा दिख रहे हैं, बाल की एक लट भी अगर उसके हिजाब से निकल गई है तो उसे चेतावनी देती है, पीटती है, उसे गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। और इस आंदोलन की शुरुआत वैसे ही हुई। एक युवती को ऐसे ही गिरफ्तार करके ले जाया गया, चूँकि इस पुलिस को ये लग रहा था कि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना है, और पुलिस की कैद में उसकी मौत हो गई। वो पूरे देश के लिए एक मुद्दा बन गई। पूरे देश के लोगों ने उसके लिए एक आंदोलन करना शुरू किया, जो पिछले साल सितंबर से लेके अभी तक 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन ईरान में वो आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार एकदम कट्टर धार्मिक सरकार है। वो अपने इस्लामिक नियमों को, धार्मिक नियमों को बहुत ही कड़ाई से लागू करवाती है, लेकिन लोगों का आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, चल रहा है आंदोलन। इस कीमत पर भी चल रहा है कि ईरान में जगह जगह लड़कियों के स्कूलों में एक रहस्यमय गैस फैल रही है। उसकी बदबू फैलती है, कोई गैस फैल रही है। लड़कियां बड़ी संख्या में वहां पर बीमार पड़ रही हैं, और आम जनता का यह मानना है कि ऐसी साजिश के पीछे शायद सरकार ही है वहाँ की, जो लड़कियों के आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए, उनका हौसला तोड़ने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है। कल वहाँ के एक बहुत ही कट्टरपंथी सांसद ने वहाँ की न्यायपालिका से ये कहा है, अदालत से ये कहा है कि आंदोलन करने वाली लड़कियाँ और महिलाएं जिस तरह से हिजाब उतार कर चल रही हैं, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई अदालती आदेश जारी करे। ये ईरान की अब तक की ताज़ा खबर है। अब मैं वहाँ से बहुत दूर नहीं, उसी इलाके में, दुनिया के उसी हिस्से के एक दूसरे देश पे जाता हूँ। वो देश है इज़राइल। इज़राइल को दुनिया के बहुत सारे लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते, क्योंकि वो बगल के फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे अवैध कब्जा करते चलता है, अपनी मिलिट्री ताकत से गरीब और कमज़ोर फ़िलिस्तीनियों को कुचलता है, रात दिन उनके इलाकों पे बुलडोज़र चलाकर अपनी कॉलोनियाँ बसाता है। इस तरह, और संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार इज़राइल के खिलाफ कई तरह के प्रस्ताव पारित कर चुका है, लेकिन इज़राइल उनमें से एक भी नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि दुनिया के आज सबसे ताकतवर देश और शायद दुनिया के एक सबसे बड़े मवाली देश अमेरिका का हाथ इज़राइल की पीठ पर है।
जब इज़राइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई बात होती है तो उसके लिए अमेरिकी वीटो तैयार रहता है। ऐसे इज़राइल में कभी किसी आंदोलन की बात हमने सुनी नहीं थी, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से इज़राइल की जनता सड़कों पर है और बहुत ही आक्रामक जन आंदोलन चल रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो इसके पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं वहाँ पे, इस बार मुश्किल से बन पाए हैं। इस बार उनके साथ समर्थन नहीं था, तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इस अंदाज में उन्होंने बहुत सारी अलग अलग पार्टियों से तालमेल किया और इज़राइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी, सबसे कट्टरपंथी एक सरकार बनाई है। इसमें इज़राइल की सबसे कट्टरपंथी पार्टी गठबंधन की भागीदार है। यहाँ तक तो ठीक था। ये कट्टरपंथ फिलिस्तीनियों के खिलाफ सामने आ रहा है, ये कट्टरपंथ इज़राइल में बसे हुए अरब लोगों के खिलाफ सामने आ रहा है, उनके उपासना स्थलों के खिलाफ सामने आ रहा है। लेकिन आंदोलन एक अलग मुद्दे को लेकर है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनको वहाँ पे बीवी भी कहते हैं, बीबी कहते हैं वहाँ पे उनको, वो संविधान में एक ऐसा संशोधन करवाना चाहते हैं कि जजों की पूरी नियुक्ति सरकार के हाथ में आ जाए, अदालत पर और कई तरह के काबू सरकार के हो जाएं। अब ये करने की एक बड़ी साफ साफ वजह है। नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार के कुछ मुकदमे चल रहे हैं। लोगों का मानना है कि बहुत गंभीर मुकदमे हैं जिसमें उनको सज़ा हो सकती है, प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है। अब ये कुर्सी बड़े मुश्किल से मिली है इजरायली प्राइम मिनिस्टर को, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं संविधान में संशोधन करके कि जजों की जितनी नियुक्ति है वो सरकार करेगी और अदालत के किसी फैसले से सरकार सहमत नहीं होगी तो वहाँ भी कुछ सरकार की मर्जी चलेगी। ये इसलिए किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो मामले मुकदमे चल रहे हैं उनमें कोई अदालती कार्रवाई न हो सके। लेकिन जनता, वाह रे इजराइल की जनता, उन्होंने पड़ोस के फिलिस्तीन पे होने वाले जुल्म के बारे में ज़्यादा कभी नहीं कहा था, लेकिन जब अपने देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम शुरू कर रही है सरकार, संविधान में संशोधन कर रही है, करीब करीब तमाम इजराइल सड़कों पर है। वहाँ की कमर्शियल कैपिटल, जैसे हिंदुस्तान में मुंबई है, ऐसे वहाँ पर तेल अवीव है, उसमें लाखों लोग सड़कों पर हैं अपने मेयर सहित। और मेयर ने ये कहा कि इस आंदोलन के बंद होने का, ख़त्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री ये कहें कि वो इस संविधान संशोधन को अभी कुछ दिन के लिए टाल रहे हैं, तो लोगों का, आंदोलनकारियों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री का यह नाटक इसलिए है कि ये आंदोलन किसी तरह से टल जाए। और एक बार टला हुआ आंदोलन कभी उतना ताकतवर दोबारा नहीं हो पाता है। तो इजराइल की जनता सड़कों पे है इस मुद्दे को लेकर कि हमको इस देश में तानाशाही नहीं चाहिए, हम प्रधानमंत्री के हाथ में इतनी ताकत देना नहीं चाहते, हमको न्यायपालिका की स्वतंत्रता चाहिए। इन मुद्दों को लेके इजराइल की जनता एक एक शहर में लाखों लोग मशालें लेकर सड़कों पर हैं, बैनर लेकर सड़कों पर हैं। सरकार जितने तरह से आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, कहीं उनके ऊपर पानी की धार मार कर भगाने की कोशिश कर रही है, कहीं और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जिस इजराइल में आंदोलनों की कोई परंपरा नहीं रही है, जहाँ कोई इतिहास नहीं रहा है, वो इजराइल भी आज इस हद तक आंदोलन को देख रहा है कि सरकार हिल गई है। सरकार को संविधान संशोधन करना उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब ये वहाँ पे लोग अपने देश में प्रधानमंत्री के हाथ में अंधाधुंध ताकत जाने से रोकने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं
और ये हफ्तों से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। अब मैं इस सिलसिले में एक तीसरे देश ले चलना चाहता हूँ आपको, वो यूरोप में है, फ्रांस। फ्रांस में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहाँ के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने तरह तरह के संस्थान बंद कर दिए हैं। कहीं सब पेरिस, राजधानी पेरिस में 15 दिनों से सफाई नहीं हो पाई है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की यूनियन बहुत मजबूत है, वो हड़ताल पर है। दूसरे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सत्तारूढ़ पार्टी और राष्ट्रपति के अलावा पूरा विपक्ष हड़तालियों के साथ है, पूरा विपक्ष हड़तालियों के साथ है। और हड़ताल की वजह है कि सरकार ने वहाँ रिटायरमेंट की एज 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दी है। अब आप सोचेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हिंदुस्तान में तो सरकारी कर्मचारी मांग करते रहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए, और होता भी ऐसे ही है। पहले 55 साल थी, फिर 58 हुई, फिर 60 हुई। अभी हिंदुस्तान में डॉक्टरों की रिटायरमेंट की एज 65 साल है, कॉलेज टीचर्स की रिटायरमेंट की एज 65 साल है। तो हिंदुस्तान में तो बढ़ते रहती है, लोग मांग करते रहते हैं। और लोगों का तर्क यहाँ पर ये रहता है कि लोगों की औसत उम्र बढ़ते चल रही है, बुढ़ापा आ नहीं रहा है, अधिक उम्र तक सेहत ठीक रहती है, लोग काम करने की हालत में रहते हैं, इसलिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाए। तो हिंदुस्तान में ये बढ़ते रहती है। लेकिन फ्रांस में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन की वजह समझ लीजिए। रिटायरमेंट की एज तक, रिटायर होने तक कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से एक हिस्सा कटवाना पड़ता है पेंशन फंड के लिए, जो कि एक सामुदायिक फंड है, पूरे देश का एक फंड है। उस फंड से ही रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। सरकार का ये कहना है कि 62 की उम्र में रिटायर हो जाने से अगले दिन से कर्मचारी पेंशन के हकदार हो जाते हैं, पेंशन पाने लगते हैं। तो आज पेंशन का जो हाल है उसमें सरकार का एक दिन दिवाला निकल जाएगा। इसलिए वहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति ने एक संविधान के खास प्रावधान का इस्तेमाल करके ये उम्र बढ़ा दी। उन्होंने किसी विरोध का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने संसद पे इस पर बहस नहीं करवाई, उन्होंने अपने मन से अकेले ये उम्र बढ़ा दी। उनका कहना है कि फ्रांस को फटेहाल होने से बचाने के लिए ये एक जरिया है, ये अच्छा लगने वाला काम नहीं है, लेकिन इससे अच्छा होगा, ऐसा उनका तर्क है। खूब हड़ताल पर हैं लोग, 10-10, 15-15 लोग पेरिस, 10-10, 15-15 लाख लोग पेरिस में सड़कों पर हैं। पूरा का पूरा फ्रांस उबल रहा है, कई शहरों में आंदोलन चल रहा है। कर्मचारियों में इतनी एकता है, सरकार के लिए हुए एक कड़े फैसले के खिलाफ ये आंदोलन वहाँ पर चल रहा है। इस आंदोलन की वजह से ब्रिटेन के ताज़ा राजा, सम्राट वहाँ के किंग चार्ल्स, जो कि अपना विदेश प्रवास फ्रांस से शुरू करने वाले थे, उसकी तारीख घोषित हो गई थी, उनकी टीम पहुँच गई थी वहाँ पे। फ्रांस में उनके स्वागत की तैयारियाँ चल रही थीं और उनके विज़िट को फ्रांस के अनुरोध पर स्थगित किया गया है, फ़िलहाल रद्द ही कर दिया गया है, इसलिए कि फ्रांस आज प्रिंस चार्ल्स का, किंग चार्ल्स का स्वागत करने की हालत में नहीं है। इतना आंदोलन चल रहा है वहाँ पे। अब इन तीनों आंदोलनों को अलग अलग देखें और फिर इनको जोड़ कर देखें तो ईरान का आंदोलन सरकार के कानून के खिलाफ है, जो लड़कियों और महिलाओं को हिजाब बांधने के लिए ज़बरदस्ती करता है, उनको सज़ा देता है। जब से सितंबर से आंदोलन चालू हुआ है, आंदोलनकारी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ फ्रांस, ये ईरान के आदमी, ईरान के नौजवान लड़के सब शामिल हो गए हैं उसमें। दुनिया भर के देशों से इनके लिए समर्थन जा रहा है। तो ये सरकार के खिलाफ एक आंदोलन है जिसे वहाँ की लड़कियों और महिलाओं ने शुरू किया, जिसमें सब लोग जुड़ गए
इस आंदोलन के हिस्सेदार लोगों में से 4 को मौत की सज़ा दे चुका है ईरान, लेकिन आंदोलन कमज़ोर होते नहीं दिख रहा है। लड़कियां और महिलाएं हिजाब पहनने से इनकार कर रही हैं। आज़ादी वहाँ पे एक बहुत बड़ा नारा बन गया है, महिलाओं की आज़ादी। सरकार के खिलाफ है, सरकार के नियमों के खिलाफ है। इजराइल का आंदोलन सरकार के संविधान संशोधन के खिलाफ है। फ्रांस का आंदोलन सरकार के किए हुए मनमानी रिटायरमेंट एज के फेरबदल के खिलाफ है। अब इन 3 देशों को देखें। 2 देश बहुत कड़े शासन वाले देश थे। फ्रांस उदार है लेकिन संपन्न देश है, वहाँ भी इतनी बड़ी हड़ताल की उम्मीद शायद लोगों को नहीं रही होगी। लोग जितने संपन्न होते जाते हैं, हड़तालें उतनी कम होती जाती हैं। लेकिन मनमानी जो सरकार की रहती है, चाहे वो रातों रात की हुई हो, चाहे लंबे समय से चली आ रही हो, उसके खिलाफ जन आंदोलन किस तरह से खड़े होते हैं, ये इसकी एक मिसाल है। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ आपसे, ये तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों की बात है, इसका हिंदुस्तान से क्या लेना देना है? तो इसका हिंदुस्तान से एक लेना देना है। यहाँ भी देश और प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कानून, ऐसी कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है जिसके खिलाफ जनता के किसी तबके को उठ के खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, वो इस लोकतंत्र को समझने वाले लोगों को सोचना चाहिए उसके बारे में। मैं यहाँ पर ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले साल जब मोदी सरकार के 3 किसान कानूनों के खिलाफ किसानों का एक लंबा आंदोलन चला, 700 किसान उस आंदोलन के दौरान मरे। 700 फसलों ने, खेतों ने 700 शहीद देखे। और नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री की सरकार को अपने वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। मैं भी कुछ देर पहले एक इंटरव्यू कर रहा था, उसमें ये बात सामने आई कि ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में भारत सरकार ने ये कानून बनाए थे। वो एक अलग किस्सा है, वो हम आपको आने वाले दिनों में सुनाएंगे वो इंटरव्यू। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में गांधी का अपमान हो रहा है, राम का अपमान हो रहा है, किसी समुदाय के साथ ज्यादती हो रही है, किसी जाति पे जुल्म हो रहा है, कहीं आदिवासियों के रीति रिवाज को ख़त्म किया जा रहा है, उन पर हिंदुत्व लादा जा रहा है, और 100 किस्म की चीज़ें अलग अलग राज्यों में चल रही हैं। लेकिन किसी आंदोलन की कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। मुझको भी अच्छा नहीं लगता कि अगर ट्रेनें रोक दी जाएं, रास्ता रोक दिया जाए, जुलूस निकलते रहें, कुछ कार बस जला दिए जाएं। मैं उसकी सिफारिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं देश के लोकतांत्रिक माहौल की बात कर रहा हूं, लोगों की जन चेतना और जागरूकता की बात कर रहा हूं। कहाँ रह गई वो जन चेतना जिसको लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, कि जन चेतना काम करती है, जन चेतना से लिया गया फैसला है, जन चेतना ऐसा कहती है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें जितने तरह के जुल्म कर रही हैं, चाहे सबके ऊपर ना कर रही हों, किसी एक जाति के ऊपर कर रही हैं, किसी एक धर्म के ऊपर कर रही हैं, किसी एक तबके के ऊपर कर रही हैं, सरकारें फिजूल खर्ची कर रही हैं। केंद्र सरकार के बारे में कहा जाता है 20-22 हज़ार करोड़ रुपया लगा के उसने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, नया प्रधानमंत्री निवास, इन सब को बनाया। देश में 75% या 60% आबादी जो है वो 2 वक्त का खाना तब खा पा रही है जब सरकार उसको राशन फ्री में दे रही है या 1 रुपये किलो में दे रही है, तब वो खा पा रही है। क्या सचमुच ही इस देश को 20-22 हज़ार करोड़ रुपए के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत है? क्या और राजपथ को और सजाना है? क्या प्रधानमंत्री को और बड़े निवास की ज़रूरत है? रहने का कुल 2 लोगों का सुनाई पड़ता है वहाँ, एक प्रधानमंत्री का, एक उनके मोर का। तो
और कितना बड़ा मकान चाहिए इसके लिए। तो इस देश में कुछ भी हो जाए, इस देश में धार्मिक दंगे हो जाएं, इस देश में आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर जितने चाहे उतने जुल्म हो जाएं, कोई जन चेतना नहीं है, कोई नहीं जाग रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं है। मैं आग लगाने वाले आंदोलनों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र मांगने वाले आंदोलनों की बात कह रहा हूं। इस देश के इतिहास के एक सबसे बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कही हुई एक बात अक्सर लिखी जाती है, हम लोग भी कई बार लिखते हैं उस बात को, कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अगर वोटर जिंदा हैं तो वोट डालने के बाद 5 साल सो नहीं जाते, 5 साल घर नहीं बैठे रहते। इस पूरे 5 साल भी वो जागते रहते हैं, इस पूरे 5 साल भी वो सरकार पर नज़र रखते हैं और ज़रूरत होती है तो सड़कों पर उतरते हैं। मुझको मेरे कॉलेज के दिनों का याद है, इतने छात्र आंदोलन होते थे, इतने छात्र आंदोलन होते थे। देश के कुछ सबसे चर्चित नेता शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि छात्र आंदोलनों की उपज थे। ये छात्र आंदोलनों से आगे आए थे। अभी भी जेएनयू का जो छात्र आंदोलन हुआ उससे कन्हैया कुमार जैसे छात्र नेता सामने आए। तो आंदोलन बुरा नहीं होता, जन आंदोलन बुरा नहीं होता, प्रदर्शन बुरा नहीं होता। उसका मकसद क्या है, वह किन मुद्दों को लेकर चल रहा है। आज हिंदुस्तान मुद्दों से भरा हुआ है और मुर्दों से भरा हुआ है। 5 बरस इंतजार करने वाले को लोकतांत्रिक जागरूक वोटर नहीं कहते। वो तो वोट डालने का एक काम है। कल के दिन हो सकता है कि वो रोबो बन जाए जो आप बटन दबाओ और वो वहाँ जाके ईवीएम का बटन दबा के आ जाए आपकी तरफ से। तो ये याद रखिए कि जब मुद्दे भरे हुए हों और मुर्दे भरे हुए हों तो वो लोकतंत्र कामयाब नहीं रहता। आज हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमको दूसरे देशों में जनता की जागरूकता को देखकर सीखने की ज़रूरत है। आज मैं चर्चा यहाँ पर इसीलिए कर रहा हूँ, मैं किसी को भड़काने या उकसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जनता को मुर्दों की तरह देखकर बहुत निराश भी हूँ। मुद्दे इतने हैं कि उनको देखिए, उनके बारे में चर्चा कीजिए और सोचिए कि क्या किसी मुद्दे को लेके अधिक लोगों के बीच बात की जा सकती है क्या। मैं कल फिर आपके पास रहूँगा। छत्तीसगढ़ अखबार के इस न्यूज़ रूम से मैं कल आपसे फिर बात करूँगा किसी और नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।